हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। अगर आप इस साल कैट एग्जाम अपीयर कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैट प्रिपरेशन में एक ऐसा फेज आता है जब स्टूडेंट मॉक एग्जाम्स के लिए अटेम्प्ट करता है, उसका स्कोर इंप्रूव नहीं होता है, उसे लगता है कि यार मेरी तो पूरी प्रिपरेशन वेस्ट हो गई। भाई आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने मेहनत बहुत की है, प्रैक्टिस बहुत की है, लेकिन मॉक एग्जाम्स के टाइम आपका स्कोर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता। आपको ये समझ में नहीं आता किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है, कौन से क्वेश्चन पिक करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, टाइम को किस तरह से मैनेज करना है। तो इस वीडियो में एक कंप्लीट क्लैरिटी आपको देने वाला हूं मॉक टेस्ट के ऊपर कि किस तरह से आपको अपना टारगेट स्कोर बनाना है, पेपर को अटेम्प्ट करना है, पेपर अटेम्प्ट करने के बाद किस तरह से उसको एनालाइज करना है, सो दैट आप अपनी मैक्सिमम परसेंटाइल एक्चुअल एग्जाम में अचीव कर पाओ। और उसके साथ ही आपके साथ शेयर करूंगा अपनी एबीसी स्ट्रैटेजी जो मैं खुद फॉलो करता हूं एग्जाम में, जिससे मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है एंड आपके लिए भी ये बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो पूरी की पूरी वीडियो के नोट्स बना लेना, काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एक चीज समझो कि क्या आपका स्कोर कम आ रहा है मॉक्स में। देखो, अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो बहुत सारे चैलेंजेस आपके माइंड में आते हैं। जैसे आप देखते हो कि यार आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं आया है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला थॉट ये आता है यार मेरे लिए तो वेस्ट है, मैंने तो जितनी मेहनत करी वो सब बेकार हो गई, मेरे तो मॉक में नंबर ही नहीं आ रहे। इतने मार्क्स तो मेरे तब भी आ जाते थे जब मैंने प्रिपरेशन नहीं की थी। सेकंड, आपको ये दिखता है कि यार मेरे अंदर तो कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रही है, मैंने इतने सारे असाइनमेंट्स करे, मैंने इतनी प्रैक्टिस करी, मैंने इतनी सारी क्लासेस करी हैं, लेकिन मेरे अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है, मैं अभी भी अपना स्कोर को इंप्रूव नहीं कर पा रहा। इसके साथ ही थर्ड चीज आपको क्या लगती है, यार गिव अप कर देता हूं। आपका वो फेज आ जाता है जब 2-3 मार्क्स में कम स्कोर आता है तो आपको लगता है अरे यार अब तो मेरे से कुछ होगा ही नहीं, मैं तो बिल्कुल बेकार हूं, मैं तो अदर एग्जाम्स के लिए अटेम्प्ट करूंगा, मैं कैट नहीं दूंगा, कैट इज वे टू डिफिकल्ट फॉर मी, मैं तो भाई एनमैट हो गया, स्नैप हो गया, ये सब एग्जाम पे फोकस करूंगा। इस तरह से आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को क्विट कर देते हो, और ये बिल्कुल एक गलत अप्रोच है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि एक चीज को समझो कि मॉक का ऑब्जेक्टिव क्या है। मॉक्स आर द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, मॉक्स आर नॉट द रिजल्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। मॉक हम इसीलिए तो करते हैं कि जितने भी एरर हो रहे हैं, जितनी भी गलतियां हो रही है, वो हमें पहले से पता चल जाए, ताकि एक्चुअल एग्जाम में हम काफी अच्छा कर पाए। आप किसी भी टॉपर से बात कर लो, आप कोई 99 परसेंटाइल उससे बात कर लो, 98 परसेंटाइलर से बात कर लो, क्या उनके मार्क्स में कम मार्क्स नहीं आए हैं? क्या उनको ये नहीं लगा कि यार मेरा स्कोर इंप्रूव क्यों नहीं हो रहा? लेकिन एक 99 परसेंटाइलर और एक एवरेज स्टूडेंट में डिफरेंस यही है कि वो बच्चा क्विट नहीं करता जो 99 परसेंटाइल लेके आता है, एंड बाकी बच्चे क्विट कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। वो ये समझते हैं कि यार मेरे मॉक में एरर क्या है, वो ये कोशिश करते हैं कि मैं अंडरस्टैंडिंग बताऊं कि चैलेंजेस क्या है, और नेक्स्ट मॉक में उसको इंप्रूव करते हैं। एंड बाय द एंड ऑफ 25 मॉक, 30 मॉक्स, वो अपनी एक परफॉर्मेंस में ह्यूज एक्सपोनेंशियल इंप्रूवमेंट देखते हैं। आप में से मैक्सिमम बच्चा वो होगा जो अंडर 5 मॉक्स देगा, उसके ऊपर मॉक्स ही नहीं देगा। और 5 मॉक्स देते ही आप ये डिसाइड कर लेते हो कि मैं कैट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई एटलीस्ट देखो तो सही, एनालाइज तो करो, इंप्रूव तो करो। एंड आप सेलेक्ट होगी कि रिजेक्ट होगे, कैट वालों को डिसाइड करने दो, आप सेल्फ रिजेक्शन में बिल्कुल भी नहीं जाओगे। तो इसके बाद अब हमारे सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आता है कि सर क्या क्या वो रीजंस हैं कि मेरे स्कोर कम आ रहे हैं। तो एक एक करके मैं सारे के सारे रीजंस को आइडेंटिफाई करता हूं। तो आप आइडेंटिफाई करो कि भाई आपका प्रॉब्लम यहां पे क्या है। तो सबसे मेजर जो चैलेंज आता है वो ये है, सर मैं पेपर में अटेम्प्ट तो अच्छे से कर लेता हूं, लेकिन मेरी एक्यूरेसी बहुत बेकार है, मेरे एलआरडीए का पूरा सेट गलत हो जाता है, मैं आरसी सही से नहीं कर पाता। या फिर आपके सामने क्वेश्चन ये है, सर मेरी एक्यूरेसी तो ठीक है, मेरे अटेम्प्ट बहुत ही पुअर है, मैं भाई पूरे पेपर में सर सिर्फ 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाता हूं, स्पीड मेरी इतनी स्लो है कि मैं कर ही नहीं पाता। थर्ड, सर मुझे आता सब कुछ है, मैंने प्रैक्टिस भी किया है, लेकिन जैसे ही वो टाइमर ऑन होता है मेरा पैनिक बटन ऑन हो जाता है और मुझे जो सही चीजें आ रही होती हैं वो भी गलत होती चली जाती हैं। फोर्थ, मेरे सामने क्या चैलेंज आता है कम स्कोर का, वो ये है सर मेरी सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा है। सर मैं जब नॉर्मल प्रैक्टिस करता हूं तो मेरी गलतियां नहीं होती, लेकिन सिली मिस्टेक इतनी ज्यादा है। सिली मिस्टेक मतलब आप बहुत बार देखोगे कि आप क्या करोगे, मान लो आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एंड में आपको 3 into 3 लिखना और वो 6 हो जाता है, जबकि हमें पता है ये 9 होता है। इतनी सिली मिस्टेक्स होती है, ह्यूमन एरर है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ मेरे सामने क्या चैलेंज आता है कि एक कोई पर्टिकुलर सेक्शन है जिसकी वजह से आपका पूरा का पूरा जो एग्जाम का स्कोर है वो कम हो रहा है। सर मेरा वर्बल और एलआरडी में तो अच्छा रहा है, लेकिन मैं क्वांट्स नहीं कर पा रहा। तो ये मेजर रीजंस है जो भाई स्टूडेंट्स के सामने आते हैं, जिसकी वजह से उनका स्कोर कम होता है। तो आप पहले आइडेंटिफाई करो कि आपका क्या रीजन है इनमें से। अब जब मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं, उसके मेरे सामने दो कंपोनेंट्स है, ठीक है। दोनों कंपोनेंट्स को बहुत ध्यान से समझ लेना। सबसे पहला कंपोनेंट तो ये है, आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। पेपर अटेम्प्ट स्ट्रेटजी क्या है, जब आप एग्जाम दे रहे हो तो वो जो आपके 2 आवर्स हैं उसमें आपको किस तरह से अपना माइंडसेट डेवलप करना है, क्या क्या क्वेश्चंस करने हैं। और सेकंड, जब आप मॉक पेपर अटेम्प्ट कर देते हो तो आफ्टर रिजल्ट आपका एनालिसिस कैसा होना चाहिए। भाई आपने मॉक पेपर कर लिया, अब आपका स्कोर कुछ भी आयो, आपके 90 परसेंटाइल आयो, 50 परसेंटाइल आयो, आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी को बनाना है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इससे पहले भाई अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो। भाई आपके सामने सारे के सारे टॉपिक्स हैं,
कैट का यही एक सिलेबस है, इसके अलावा आपको कोई टॉपिक नहीं करने। क्वांट्स की अगर मैं बात करूं तो अरिथमेटिक हो गया, देन आपके सामने ज्योमेट्री हो गया, देन आपके सामने एल्जेब्रा हो गया, देन आप यहां पे नंबर सिस्टम करोगे एंड मॉडर्न मैथ्स करोगे। एलआरडीए में बेसिक एलआर नहीं आता, तो जो भी एडवांस एलआर के टॉपिक्स हैं, अरेंजमेंट हो गया आपका, ट्रूथ एंड लाई हो गया, गेम्स एंड टूर्नामेंट, लॉजिकल कंडीशनिंग, ये करना है। इसके बाद जो डीआई होता है आपका, टेबल्स, चार्ट्स, डायग्राम्स, केस लिस्ट, मिसिंग टेबल्स, क्वांट बेस्ड एलआर, एलआर बेस्ड डीआई, ये सब चीजें आप करोगे, ठीक है। देन मैं बात करता हूं वर्बल की। वर्बल में आपका जो मेजर कंपोनेंट रहता है वो आरसी का रहता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। तो मेन आइडिया बेस आरसी, टाइटल बेस आरसी, इन्फ्रेंस बेस आरसी, टोन बेस आरसी, पैराग्राफ वाले। देन उसके बाद जो आपके नॉन आरसी क्वेश्चन होते हैं, पैरा जंबल्स, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा स्कोरिंग होते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट एंड आपने प्रैक्टिस करी होनी चाहिए, तभी जाके भाई आपका स्कोर भी अच्छा होगा, आपका कॉन्फिडेंस भी हाई होगा एंड ओवरऑल आपकी जो इंप्रूवमेंट है वो दिखेगी आपको, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो वेल एंड गुड है, नहीं तो हमारा कैट का क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम ये सारी की सारी प्रिपरेशन आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कराते हैं। आपको वीडियो लेक्चर मिलते हैं 150 आवर्स के, जिसमें हर एक टॉपिक बिल्कुल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट होता है एंड आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी वीडियो में कराए जाते हैं। इसके साथ आपको पोर्टल पे टॉपिक वाइज टेस्ट मिलते हैं, जिसमें आप फर्दर प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आपका कॉन्फिडेंस गेन हो जाए, आपकी स्पीड बन जाए। देन आपको लास्ट प्रीवियस ईयर के जितने भी 5 पेपर्स हैं उनका एक एक सेट का एक एक क्वेश्चन आपको कराया जाता है, क्वांट्स का, वर्बल का, एलआरडीए का, ताकि आपको एक्चुअल एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है वो सीख पाओ। देन आपको 25 फुल लेंथ मॉक्स हम लोग देते हैं विद डिटेल एनालिसिस एंड सॉल्यूशन, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ एग्जाम को किस तरह से अटेम्प्ट करना है एंड 24/7 आपके सामने डाउट फोरम रहता है। तो पूरा का पूरा एक कंप्लीट क्रैश कोर्स है। इसके डेमो लेक्चर्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं एंड आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9958937705 पे व्हाट्सएप करके भी इस बैच की डिटेल्स ले सकते हो। पूरे जो बैच का फीस है दैट इज 8,999, जिस पर आपकी पूरी प्रिपरेशन इन एंड आउट हो जाती है। आपको 3-4 मंथ्स का एक कंप्लीट एक्शन प्लान मिलता है, जिसमें हर दिन का टारगेट होता है एंड उसको फॉलो करने के बाद आप एक सिंसियर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूं कि जब आपकी प्रिपरेशन हो गई है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। जब मैं मॉक्स लगा रहा हूं, सबसे पहले आप एक टारगेट स्कोर बनाओ अपना, भाई माइंड में एक टारगेट स्कोर रख लो, बार बार उसकी तरफ ध्यान नहीं रखना है। अगर मैं लास्ट ईयर डेटा की बात करूं तो हमारा 2 आवर्स का एग्जाम हुआ था एंड अगर आपको 99 परसेंटाइल चाहिए थी तो आपको 98 मार्क्स चाहिए थे, 98 परसेंटाइल के लिए 85 मार्क्स चाहिए थे, 95 परसेंटाइल के लिए 73 मार्क्स, 90 परसेंटाइल के लिए 60 मार्क्स एंड टोटल पेपर कितने मार्क्स का था 198। तो यहां पे आप क्या समझ पा रहे हो कि भाई 50% पेपर करने पे भाई आपकी 99 परसेंटाइल यहां पे बन जाती है। अगर आप 1/3 पेपर कर देते तो आपकी 90 से ऊपर परसेंटाइल बन जाती है। तो बहुत ध्यान से इस चीज को समझो कि भाई ऐसा नहीं है कैट में आपको अच्छा स्कोर लाना है तो हर एक क्वेश्चन करना है। बच्चा गलती क्या करता है मॉक में, वो सोचता है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दो, ऐसा नहीं है। आपको पिक करना है मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। तो आपने जब एक बार टारगेट स्कोर बना लिया तो सेकंड एरर जो स्टूडेंट करता है वो ये करता है, सर मुझे अब 90-80 लेके आना है, मुझे पहले मॉक्स से 99 परसेंटाइल लानी है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमें पता है जो आपका एग्जाम होगा वो भाई 120 मिनट्स का होगा, तीनों सेक्शन आपके 40-40 मिनट्स के होंगे, ठीक है। अब ये 40 मिनट्स को किस तरह से बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज करना है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट, और यहीं पे काम आती है हमारी ABC स्ट्रेटजी। भाई ABC स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। जितने भी बच्चे आप ये मॉक दे रहे हो, आप नेक्स्ट 3 मॉक्स में ये स्ट्रेटजी लगा के देखो, आपको खुद ही अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखने लगेगा, ठीक है। अब ABC स्ट्रेटजी क्या कहता है, A का मतलब होता है अभी करो, ठीक है। B का मतलब होता है बाद में करो एंड सी का मीनिंग है यहां पे छोड़ दो। अगर आप एक्चुअल एग्जाम देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है, जो आपका वर्बल का सेक्शन है भाई वो आपका 40 मिनट्स का एंड आपके सामने क्वेश्चंस कितने 24। देन आपका एलआरडीए का सेक्शन होगा, अगेन इसमें आपके 40 मिनट्स हैं एंड आपके सामने क्वेश्चंस हैं 20। देन आपके सामने क्वांट्स का सेक्शन है जिसमें अगेन आपके सामने 40 मिनट्स हैं एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है 22। तो आपको 66 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं 120 मिनट्स में। तो अप्रोक्सीमेट आपके पास 2 मिनट्स पर क्वेश्चन का टाइम होता है जिसमें आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अभी आपके सामने क्या चैलेंज आ रहा है कि सर हम 66 क्वेश्चन में से सिर्फ 20-25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, और जब एनालिसिस करते हैं तो बाद में पता चलता है अरे ये क्वेश्चन तो आसान थे, ये मैंने क्यों नहीं किए। तो भाई इसकी एक बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है जो आपको यहां पे लगानी है पेपर करते टाइम। जब भी आप एक सेक्शन ओपन करो, मान लो आपने वर्बल सेक्शन ओपन किया, वर्बल सेक्शन में जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो किसी भी एक क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना। हमारी स्ट्रेटजी क्या है, अभी करो। जब आप क्वेश्चंस देख रहे हो तो कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत इजी दिखते हैं, तो वो क्वेश्चन आप सबसे पहले कर लोगे, उनका आंसर मार्क कर दोगे। मान लो क्वांट्स है, क्वांट्स में आपने क्वेश्चन देखे, आपको एक क्वेश्चन दिखा, आपने कहा ये क्वेश्चन तो एकदम से सॉल्व हो रहा है, ये रहा, बस कुछ नहीं करना है इसमें, हार्डली 10 सेकंड का काम है, 15 सेकंड का काम है,
वो क्वेश्चन आप उसी टाइम कर दोगे। देन मान लो आपने आगे क्वेश्चन को फॉरवर्ड किया, एक क्वेश्चन आपको दिखा जो आपको आता तो है लेकिन आपको ये पता है यार इस क्वेश्चन में ना 1 मिनट लग सकता है या फिर 1.5 मिनट लग सकता है, मुझे पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मुझे पूरा कॉन्सेप्ट पता है लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, उस पर आप टिक करोगे रिव्यू। भाई नीचे ऑप्शन होता है मार्क एज रिव्यू, इसका मतलब वो क्वेश्चन आपका बाद में करो कैटेगरी में चला गया है, ठीक है, तो आप उसे रिव्यू एज करके छोड़ दोगे। देन आप कोई क्वेश्चन देखोगे जो आपको बिल्कुल ही नहीं समझ आ रहा, या तो उसका फॉर्मूला ही नहीं पता या वैसे टाइप का क्वेश्चन है आपने पहली बार देखा है, वो क्वेश्चन आप कंप्लीटली इग्नोर कर दोगे। अब क्या होगा, जब आपने पहला राउंड कंप्लीट कर लिया, आपने सारे के सारे क्वेश्चन को स्कैन कर लिया, उसमें से कुछ क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर चुके हो, कुछ क्वेश्चन आपने रिव्यू मार्क करे हुए हैं, अब जो आपका पूरा राउंड खत्म हो गया तो राउंड 2 में जितने भी रिव्यू वाले क्वेश्चन है वो देखो। अब यहां पे आप वो वाले क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो आपकी लंबी अप्रोच से सॉल्व होता है, आप आराम से कर सकते हो। एक्चुअल में होता क्या है, जब आप एग्जाम कर रहे होते हो ना और मान लो आप एक क्वेश्चन में स्टक हो जाते हो, आपके 2-3 मिनट वहां चले जाते हैं, तो आप आगे के क्वेश्चन में भी पैनिक करने लगते हो और वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाते जो आपको आते होते हैं। इसीलिए ये स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि पहले आप वो इजी वाले सारे क्वेश्चन कर लेते हो जो आपको आते हैं एंड उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाता है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर 2, क्योंकि आपने क्वेश्चन मार्क करे हुए रिव्यू वाले, तो आपको वापस से जाना नहीं पड़ता, पूरे पेपर में सिर्फ रिव्यू वाले क्वेश्चन देखो एंड उनको आप अटेम्प्ट करो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको आते हैं एंड आपको सिर्फ इतना ही पेपर करना है। इतना पेपर भी अगर आपने सही कर लिया तो यू विल गेट योर ड्रीम परसेंटाइल, ठीक है। ये स्ट्रेटजी जब आप लगा के देखोगे तो आप खुद मुझे बताओगे कि सर मेरे जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो 20 से 30% इंप्रूव हो गए। पहले आप 66 में से 20 से 25 क्वेश्चन कर पाते थे, अब आप आराम से 30-35 कर पा रहे हो, या फिर अगर आप करेंटली 30-35 कर पा रहे हो तो आपका जो रेंज है वो 40-50 तक भी इंक्रीज हो जाएगा यूजिंग दिस स्ट्रेटजी, ठीक है। तो ये तो हमारी बात रही स्ट्रेटजी, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। हमें पहले इजी क्वेश्चन को पिक करना है, देन हमें बाद में करो करना है, जो क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं आते उन्हें कंप्लीटली इग्नोर कर देना है, छोड़ देना है। अब जब हमने पेपर कर लिया, व्हाट इज द राइट वे टू एनालाइज। सर हमने पेपर कर लिया, हमारा स्कोर आ गया, अब मैं क्या चीजें देखूं, किस तरह से अपने स्कोर को हर एक मॉक में इंप्रूव करूं, ठीक है। तो भाई एनालिसिस करने का एक पूरा का पूरा पैटर्न है, उसको हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, भाई देखो हमारे सामने टोटल 66 क्वेश्चन मॉक में आ रहे हैं। अब 66 में से आपने कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, कुछ क्वेश्चन आपने नहीं अटेम्प्ट करेंगे। लेट्स से आपने 66 में से 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, मैं एक रैंडम नंबर ले रहा हूं ताकि आपको बेटर तरीके से समझा पाऊं। एंड देन लेट्स से आपके सामने कुछ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस है, वो कितने हो गए, वो आपके सामने हो गए 21 क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। अब इन अटेम्प्टेड क्वेश्चन में से कुछ आपके राइट हुए होंगे और कुछ आपके गलत हो गए होंगे। तो जो राइट हो गए हैं और जो गलत हो गए हैं, लेट से उनका जो रेशियो है वो राइट वाले क्वेश्चन लेट से 30 है और गलत वाले क्वेश्चन आपके 15 है, ऑलराइट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन राइट है उसमें तो आपको एनालिसिस नहीं करना, बस कभी कभी कुछ क्वेश्चन में देख सकते हो क्या कोई इजियर अप्रोच थी। बाकी जो आपके क्वेश्चन करंट है दिस इज एब्सोल्युटली राइट, इसमें आपको कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगाना। जो आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है वो करना है रॉन्ग वाले में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यार अगर आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो आपने इस क्वेश्चन में टाइम भी लगाया है, तो आपने यही सोच के अटेम्प्ट किया होगा कि यार मेरा ये क्वेश्चन सही होगा। तो इसका मतलब मैं ये एज्यूम कर रहा हूं आपको ये कॉन्सेप्ट आता था, आपको कॉन्फिडेंस था, तभी आपने एक क्वेश्चन को पिक किया है। तो अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरा ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ क्यों है। तो रॉन्ग होने के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, जैसे मान लो कोई सिली मिस्टेक थी, ठीक है। सिली मिस्टेक के बाद भाई आपने क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया लेकिन उसका मीनिंग कुछ और था। या फिर ऐसा हो सकता है कि भाई फिर आपने भाई क्वेश्चन को ही मिसरीड कर लिया। बहुत बार ऐसा होता है क्वेश्चन में पूछा कुछ होता है, हम रीड कुछ और कर लेते हैं क्योंकि भाई पेपर की नर्वसनेस होती है। तो इन चैलेंजेस को हमें फिक्स करना है, क्योंकि देखो ये जो अगर आपने रोल इंप्रूव कर लिया, जो आपके गलत हो रहे हैं वहां पे अगर आपने एक्यूरेसी बिल्ड कर ली तो आपका स्कोर एक्सपोनेंशियल तरीके से इंक्रीज होगा। ये टॉपिक्स वो टॉपिक्स है जो आपको आते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो गलती होगी वो कोई माइनर सी मिस्टेक हुई होगी, इसीलिए वो क्वेश्चन आपका गलत हो गया। तो सबसे पहले तो आप भाई ये रॉन्ग वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करोगे, इसको लिखोगे एंड नेक्स्ट मॉक में कोशिश करोगे ये जो आपके बेसिक एरर हो रहे हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो आपको नहीं करना है, ठीक है। देन यहां पे हम आते हैं अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में। अब अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन क्यों रहे, आपने कोई क्वेश्चन देखा है आपने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, उसके कुछ मल्टीपल रीजंस होंगे। या तो आपके सामने कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया, वो क्वेश्चन आपने पढ़ा ही नहीं, उस टाइप के क्वेश्चन आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करे तो इसलिए आपको पता ही नहीं उसको स्टार्ट कैसे करें। या फिर आपके सामने भाई आपको आता तो था लेकिन सडनली आप फॉरगॉट कर गए अपने जो फॉर्मूला, लेट्स से ज्योमेट्री है, आपको पता है ये मैंने पढ़ा हुआ है लेकिन वो थ्योरी में आप रिकॉल नहीं कर पा रहे जो यहां पे लगानी है, इसलिए आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया। या फिर आपने भाई यहां पे प्रॉपर तरीके से वो टॉपिक पढ़ा नहीं था, भाई आपने हाफ हार्टेडली पढ़ा था, आपने एडवांस लेवल के क्वेश्चन नहीं पढ़े थे, तो आपने भाई प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करी थी इस टॉपिक की, इसलिए वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए क्योंकि आपका
कॉन्सेप्ट तो स्ट्रांग था बट उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं थी। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या चीज करनी है कि भाई जितने भी आपके क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड हैं इनके आपको प्रॉपर नोट्स बनाने पड़ेंगे। भाई यहां पे आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। मान लो कोई नया कॉन्सेप्ट है तो वो नया कॉन्सेप्ट क्या है उसकी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आप। अगर आप कोई कॉन्सेप्ट भूल गए हो तो भाई आप एक बार रिवाइज करोगे अपने नोट्स में जाके कि यार क्या चीज थी, क्या फॉर्मुला इसमें लगना था, अच्छा ये वाला फॉर्मुला लगना था, नेक्स्ट मॉक में मैं ये चीज रिपीट नहीं करूंगा। देन थर्ड स्टेप है प्रॉपर प्रैक्टिस। भाई अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक था जिसका आपने बेसिक प्रैक्टिस की हुई है तो अब आप उसकी थोड़ी मॉडरेट और एडवांस प्रैक्टिस भी कर लोगे, सो दैट फ्यूचर में अगर आपको वैसा क्वेश्चन मिले तो आप उसको अटेम्प्ट यहां पे कर पाओ। समझ रहे हो बात? तो यहां से आप एनालाइज कर पा रहे हो किस तरह से आपको पेपर को अंडरस्टैंड करना है, लेकिन ये एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है, ये पूरे के पूरे एग्जाम पेपर का एनालिसिस है। अब मैं बात कर रहा हूं अगर आपको सब्जेक्ट वाइज एक अंडरस्टैंडिंग बनानी है, सर मेरा वर्बल, मेरा एलआरडीए, मेरा क्वांट्स, ये तीन सेक्शन में कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन है या तीनों सेक्शन बेकार है तो सेक्शन वाइज में किस तरह से इंप्रूव करूं। तो मेरे सामने वर्बल है, मेरे सामने एलआरडीआई है एंड मेरे सामने क्वांट्स है। अगर मैं भाई कैट का एनालिसिस करूं तो मेरा जो वर्बल में सेक्शन है वो क्या आ रहा है, भाई वर्बल में मेरे सामने आरसी के क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरे सामने पैरा समरी आ रहा है, पैरा समरी के बाद मेरे सामने पैरा कंप्लीशन आएगा एंड पैरा कंप्लीशन के बाद मेरे सामने पैरा जंबल्स के क्वेश्चंस होते हैं, राइट। अब वर्बल को कैसे एनालाइज करना है ये समझो। भाई अगर आप चाहते हो कि आपका ये सेक्शन इंप्रूव हो जाए तो डेली लेवल पे आप भाई 2 आरसी सॉल्व करा करो। भाई डेली आपको 2 आरसी सॉल्व करने हैं। जब आप 2 आरसी डेली सॉल्व करोगे, उसको अंडरस्टैंड करोगे, आप देखोगे भाई ऑथर किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कमांड अपने टॉपिक को लेकर वो डेवलप होने लगेगी। भाई आपको खुद ही ये पता चल जाएगा यार इस टाइप के क्वेश्चन में ये अप्रोच लगती है, इस टाइप के क्वेश्चन में ये अप्रोच लगती है, ये इंप्लिसिट स्टेटमेंट का आंसर होता है, एक्सप्लिसिट में ये चीजें अवॉइड करते हैं एंड दैट्स हाउ यू विल इंप्रूव इन आरसी। नंबर 2 जो भाई स्कोरिंग सेक्शन होता है वो होता है नॉन आरसी। भाई ये वाले टॉपिक्स को बच्चे सीरियसली नहीं लेते बट ये कंपैरेटिवली काफी इजी आता है कैट एग्जाम में एंड आप यहां पे काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। भाई अगर मान लो मैं पैरा जंबल्स की बात करूं तो पैरा जंबल्स इज ऑर्डरिंग ऑफ स्टेटमेंट। तो भाई अगर आपको थोड़े उसके बेसिक पता है कि भाई जो क्रोनोलॉजी है वो मेंटेन आपको करनी है, जो स्टार्ट होता है वो कैसे करनी है, अगर भाई वहां पे बहुत सारे नाम है तो जहां पे फुल फॉर्म लिखी हुई है वो पहले आता है, अगर आपको बेसिक चीजें पता है तो आप पैरा जंबल में बहुत सारा स्कोर कर सकते हो। इसके साथ अगर आप पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन देखो तो इनके बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिए कि भाई किस तरह से जो आपको गिवन पैराग्राफ है उसको रीड करना और जो आप आंसर दे रहे हो उससे एसेंस लूज नहीं होना चाहिए और वो किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, तो आप भाई यहां पे भी काफी अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो रेगुलरली हफ्ते में 2 से 3 दिन आपको नॉन आरसी टॉपिक्स की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड ये काफी ज्यादा स्कोरिंग होता है वर्बल के सेक्शन में। ठीक है, अब अगर हम बात करें एलआरडीए की, भाई एलआरडीए में आपके एग्जाम में टोटल 20 क्वेश्चंस आने। भाई वर्बल में आपके सामने 24 है, क्वांट्स में आपके सामने 22 क्वेश्चंस हैं। तो यहां पे टोटल आपके सामने 4 सेट्स आते हैं। इन 4 सेट में से 2 सेट वो होते हैं जिसमें आपके 4 क्वेश्चन ईच होते हैं एंड 2 सेट आपके वो होते हैं जिसमें आपके 6 क्वेश्चन ईच होते हैं। तो टोटल आपके सामने कितने क्वेश्चन हो गए? टोटल आपके सामने हो गए 20 क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो 4 सेट्स होते हैं ना, इसमें से भाई आप देखोगे एक सेट बहुत ही ज्यादा इजी होता है, 2 सेट आपके मॉडरेट होंगे एंड एक सेट आपका बहुत डिफिकल्ट होगा। ये पूरा पैटर्न रहता है, आप चाहे तो पेपर उठा के देख लो, यही ट्रेंड एलआरडीए के सेट में फॉलो होता है। ठीक है, अब जब यहां पे आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तो यहां पे 2 चीजें होती हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि आप एलआरडीए का एक सेट अटेम्प्ट तो कर रहे हो, उसमें आपने टाइम भी लगा दिया और 8 मिनट बाद 10 मिनट बाद आपको रियलाइज होता है मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूं, अब मैं इसी को कंटिन्यू करूं या फिर मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जाऊं। तो ये छोटे छोटे चैलेंजेस आपके सामने बार बार आएंगे। आपको सबसे पहले तो ये सीखना है क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कैसे करें, आइडेंटिफाई करना सीखना पड़ेगा, तभी जाके बात बनेगी, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए भाई इजी क्वेश्चन कौन सा है। नंबर 2 आपको यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज फॉलो करनी है, वो ये है कि भाई आप आइडेंटिफिकेशन बिल्ड कैसे करोगे, कौन सा क्वेश्चन आसान है, कौन सा इजी है, कौन सा डिफिकल्ट है, वो होगा प्रैक्टिस से। तो डेली लेवल पे अपनी प्रैक्टिस डालो भाई, डेली आप 2 एलआरडीए के सेट सॉल्व करा करो। वो एलआरडीए के जो सेट है वो मिक्स टॉपिक से उठाया करो, कभी अरेंजमेंट का, कभी टेबल एंड केसलेट का, कभी चार्ट्स का, कभी गेम्स एंड टूर्नामेंट का। जब आपने सारे टॉपिक्स पढ़े हुए तो जब मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड आपको भाई ट्रेन करेगा, यार ये क्वेश्चन मुझे ऐसे करना है, ये क्वेश्चन ऐसे करना है, ये क्वेश्चन मैं जल्दी कर पाता हूं, मेरा डीआई स्ट्रॉन्ग है, मेरा एलआर वीक है, तो ये ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा। नंबर 3 आपको जो इंपॉर्टेंट चीज करनी है वो ये है कि जब भी आपका मॉक टेस्ट पेपर सबमिट होगा, जितने भी आपके एलआरडीए के सेट इनको आप रीसॉल्व करोगे विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से समझो, आपके सामने 4 सेट है, लेट से आपने एक ही सेट पेपर में किया था, बाकी 3 सेट आपने किए ही नहीं, तो अब आप इनको रीसॉल्व करोगे विदाउट एनी टाइम। आप ये नहीं देखोगे कितना टाइम लग रहा है, आप सॉल्यूशन नहीं देखोगे इनका एंड आप कोशिश करोगे अटेम्प्ट करने का। जब आप वो बाकी सेट अटेम्प्ट करोगे ना, आपको ये पता चलेगा अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैं एक्चुअल एग्जाम में कर पाता, ये वाला शायद नहीं कर पाता, ये ज्यादा डिफिकल्ट है, इसको छोड़ो। बच्चे गलती क्या करते हैं कि जब वो एनालिसिस करने बैठते हैं ना एलआरडीए का, तो वो चाहते हैं सर मुझे चारों सेट समझ में आ जाए, नहीं तो मैं आगे जाऊंगा ही नहीं, और इस वजह से उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। बहुत बार एलआरडीए में एक ऐसा सेट होता है जो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होता है, जो एक्चुअल एग्जाम कंडीशन में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है। तो अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं भी हो रहा, आप 3 सेट
अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हो, यू आर इन अ वेरी गुड स्पेस एंड आराम से आप 99 यहाँ पे अचीव कर लोगे भाई। आराम से आप देखो लास्ट ईयर के पेपर उठा के देख लो, 4 सेट में से जिन बच्चों ने 2 सेट करे हैं उनका 99 परसेंटाइल आता है। मैं तो आपसे फिर भी 3 की बात कर रहा हूं, तो आप अगर एक सेट ऐसा जो आपसे हो ही नहीं रहा बिल्कुल, उसे मार्क करके छोड़ दो, फ्यूचर में उसको देख लेना एंड दैट्स हाउ यू विल इंप्रूव इन एलआरडीए। मेक श्योर आप इन क्वेश्चन को रिसॉल्व जरूर करें जो भी आपने एक्चुअल पेपर में गलत करे हैं या फिर अटेम्प्ट नहीं करे हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वांट सेक्शन में। क्वांट सेक्शन की अगर आप बात करूं तो 22 क्वेश्चंस है और ये जो 22 क्वेश्चंस है इनका एक डिवीजन होता है भाई। अगर आप इन पेपर को उठा के देखोगे 22 क्वेश्चन में से अराउंड अगर आप देखोगे 10 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होते हैं, अराउंड आप देखोगे 6 क्वेश्चन वो मॉडरेट लेवल के होते हैं एंड अराउंड जो बाकी 6 क्वेश्चन होते हैं वो आपके डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। ठीक है, तो अगेन आपको यहां पे आइडेंटिफाई करना है। क्वांट्स में 2 चीजों का जरूर ध्यान रखना, एक तो जो टीटा वाले क्वेश्चन होते हैं जहां पे आंसर टाइप करना होता है ये काफी ज्यादा आसान होते हैं। तो भाई बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर ऑप्शन वाले में ज्यादा बेनिफिट रहता है, एटलीस्ट हमें ये तो पता चल जाता है कि हमारा आंसर ऑप्शन में है, लेकिन आप गलत सोच रहे हो। टीटा वाले क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा ईजी होता है, तो अगर आपने बेसिक्स अपने क्लियर करे हैं तो आराम से इन क्वेश्चन में आप काफी अच्छा स्कोर कर सकते हो। नंबर 2, आपको क्वांट्स में भाई ऑप्शन अप्रोच को बहुत ज्यादा यूज करना है। बहुत बार ऐसा आप देखोगे कि आप नॉर्मल क्वेश्चन जब आप सॉल्व करते हो तो टाइम ज्यादा लगता है, बट ऑप्शन पुट करके आप जल्दी ला सकते हो। तो जिन भी क्वेश्चन ऑप्शन लग सकता है वहां पे आपको ऑप्शन जरूर लगाना है, उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और क्वांट्स पर्टिकुलर सेक्शन में आपको एबीसी तो फॉलो करना ही करना है भाई। आप यहां पे क्वेश्चन करोगे, अगर आपको इजी क्वेश्चन दिख रहा है आप उसी टाइम करोगे, देन आप बाद में जो सेकंड राउंड होगा उसमें मॉडरेट वाले करोगे एंड डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन आप छोड़ दोगे, नहीं आता लीव देम फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, एंड आपको एक इंपॉर्टेंट चीज क्या समझनी है कि सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। देखो क्वांट्स में बहुत सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड भी होते हैं, लेकिन अगर मैं पिछले कुछ सालों का पेपर पैटर्न देखूं तो क्वांट्स को इजी किया जा रहा है ताकि इंजीनियर्स और नॉन इंजीनियर सबको एक सेम लेवल पे लाया जाए। एलआरडीए इसीलिए डिफिकल्ट करा जा रहा है क्योंकि ये सेक्शन इंजीनियर्स और नॉन इंजीनियर्स दोनों के लिए डिफिकल्ट है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे ओवर द इयर्स जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट आपके पेपर में डोमेन्स रहे हैं वो ये रहे। अरिथमेटिक आपको डेफिनेटली करना है क्योंकि काफी ज्यादा पूछा जा रहा है, उसके बाद आपको एलजेब्रा करना है क्योंकि ये काफी ज्यादा आता है, एंड उसके बाद आप ज्योमेट्री पहले कर लो, एंड अगर आपको टाइम अलाउ करें तो मॉडर्न मैथ्स कर लो। ये 4 सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम को फिर भी आप थोड़ा सा पीछे रख सकते हो। ठीक है, तो जब आप एनालिसिस करो तो मेक श्योर करना क्वांट्स में आप मल्टीपल अप्रोचेस देखो। जब भी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हो तो देखा करो क्या वो ऑप्शन अप्रोच से हो सकता था, क्या वो एलिमिनेशन से हो सकता था, क्या वो सब्स्टिट्यूशन टेक्निक से हो सकता था, या फिर अप्रोक्सीमेशन से हो सकता था। क्योंकि अगर आपको ये 4 टेक्निक्स आती है तो आप अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा बेटर यहां पे कर पाओगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको इंडिविजुअल सेक्शन बाय सेक्शन स्ट्रेटजी भी बता दी है। अब आपको जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज देखनी है वो ये है कि हमें अपना टारगेट स्कोर कैसे बनाना है हर एक मॉक में। मान लो आपने फर्स्ट मॉक अटेम्प्ट करा एंड आपके फर्स्ट मॉक में लेट से सिर्फ 20 मार्क्स है, लेट से, तो अगर आपके 20 मार्क्स से बच्चा ये चाहता है सेकंड मॉक में मेरा सीधा 100 आ जाए, मैं 99 परसेंटाइल बन जाऊं, लेकिन हमें जो यहाँ पे स्ट्रेटजी फॉलो करनी है वो करनी है +5 स्ट्रेटजी। +5 स्ट्रेटजी क्या होता है कि हर मॉक में आपको फोकस करना है कि मेरे 5 मार्क्स इंप्रूव हो प्रीवियस मॉक से। पहले मॉक में लेट से आपके 20 मार्क्स आए, सेकंड मॉक में आपने कहा यार मैं इतना एनालिसिस कर लूं कि मैं नेक्स्ट मॉक में 2 क्वेश्चन ज्यादा कर पाऊं, तो मेरे 6 मार्क्स या 5 मार्क्स ज्यादा आ जाएंगे, आप 25 पे पहुंच जाओगे। आप थर्ड मॉक अटेम्प्ट करोगे उसमें आप 30 पे पहुंच जाओगे। एंड इसी तरह से अगर मान लो आप टोटल 30 मार्क्स दे देते हो या 25 मार्क्स देते हो, आप खुद ही देख लो आपका कितना मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा। आप आराम से 100 125 वाली रेंज में आ जाओगे, जो इवेंचुअली आपका एक ड्रीम स्कोर है जिसके बाद आप 99 प्लस परसेंटाइल इजीली अचीव कर सकते हो। तो ये मत सोचो कि भाई मुझे तो पहले मॉक के बाद नेक्स्ट मॉक में सीधा 99 परसेंटाइल बनना है, क्योंकि जब वो मार्क्स नहीं आएंगे तो आप और ज्यादा डीमोटिवेट हो जाओगे। तो स्ट्रेटजी हमारी बहुत क्लियर है, +5 स्ट्रेटजी। इसी स्ट्रेटजी को हम लोग फॉलो करेंगे और हर एक मॉक में कोशिश करेंगे कि हमारा जो स्कोर है वो पिछले मॉक से 5 मार्क्स इंप्रूव हो आफ्टर आवर एनालिसिस, आफ्टर आवर एबीसी स्ट्रेटजी एंड आफ्टर रिसॉल्विंग ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, तो हर एक मॉक में जब आप स्कोर इंप्रूवमेंट देखोगे तो बाय द एंड ऑफ 20-25 मॉक्स आप देखोगे ह्यूज इंप्रूवमेंट है एंड आप आराम से उस बेंचमार्क स्कोर को टच कर पा रहे हो जो आप 99 परसेंटाइल के लिए एस्पायर करते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। बहुत डिटेल तरीके से मैंने एनालिसिस बताया है ताकि एक एक बच्चे का बेनिफिट यहां पे हो पाए। जो भी आपका चैलेंज है मैंने कोशिश करी है यहां पे फिक्स कर दी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, कोई और डाउट है मॉक को लेकर, तो नीचे कमेंट कर दो, मैं उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बना दूंगा। अपनी प्रिपरेशन को करते रहो, गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। मुझे पता है भाई आपने बहुत ज्यादा एफर्ट डाला और उस एफर्ट का रिजल्ट बस अब आने वाला है। तो हमेशा ये ध्यान रखो जो हमारा मोटो है, दैट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट अंटिल वी कॉम्पिटेंट। अगर आपको हमारा कैट का क्रैश कोर्स चाहिए तो वेबसाइट से डायरेक्टली ले सकते हो या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप सारी की सारी डिटेल को चेकआउट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।